क्या हाल है बच्चों? बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स फिजिक्स में कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बच्चों, क्योंकि वेक्टर्स की एक नई अपनी अलग ही एक अलजेब्रा होती है जिसको बोला जाता है वेक्टर्स अलजेब्रा। कैसे उनको जोड़ते हैं, कैसे उनको घटाते हैं, कैसे उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब सीखा जाता है वेक्टर्स के अंदर, वेक्टर्स अलजेब्रा के अंदर। अच्छा, हमें पता है बच्चों की दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने स्केलर और वेक्टर के बारे में बड़ी डिटेल में बात की है, तो एक बार आप जाके उसको देख लें, तब आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब स्केलर क्वांटिटीज में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, तो इसमें बच्चों कैलकुलेशन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। नॉर्मल एल्जेब्रिक रूल लगाकर ही हम इसी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों क्या होते हैं नॉर्मल एल्जेब्रिक रूल? लेट करो जैसे मास एक बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, सब जानते हैं मास। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे और हमारा काम चल जाएगा। मैग्नीट्यूड के अलावा कुछ और बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती मास के अंदर। ठीक है, तो मतलब ये जो मास की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं वो नॉर्मल एल्जेब्रिक रूल से कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या था, मान लो बच्चों कोई मेज है, ये मेज है कोई, इस पर एक मास रखा हुआ है जिसका बाट रखा हुआ है जिसका मास है 10 किलोग्राम। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक और बाट रख दिया जिसका मास है 5 किलोग्राम। अब बच्चों मुझे बताओगे कि मेज के ऊपर नेट मास कितना है? तो आप सभी का जवाब होगा 15 किलोग्राम। बहुत ही अच्छे, आपने सिर्फ उनको ऐड किया। आपने क्या किया, पहले 10 रखा था, फिर 5 रखा, नॉर्मल एल्जेब्रिक रूल लगाया और 15 आ गया। ठीक है, बिल्कुल बेटे 15 किलोग्राम। अब अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं ऊपर वाले मास को, अब यहाँ पे सिर्फ 10 किलोग्राम का ही रखा हुआ, तो आप क्या से बताएंगे? तो आपने कितना हटाया है? 5 किलोग्राम, तो आप यहाँ से -5 कर देंगे। समझ में आ गई बात बच्चे? तो कितना बचेगा? 10 बच जाएगा। तो फिर से आपने नॉर्मल एल्जेब्रिक रूल लगाया, आपने बताया पहले 15 था, 5 आपने हटा दिया, तो अब 10 बच गया। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब स्केलर क्वांटिटीज को डील करने के लिए हमें कोई नई मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने आज तक पढ़ा है अपनी लाइफ में अलजेब्रिक मेथड, वही सब काम आ जाते हैं। पर जैसे ही हम वेक्टर्स के बारे में आते हैं तो ये सारे रूल फेल कर जाते हैं बच्चों। क्यों फेल कर जाते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और साथ साथ में उसके डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अब दोनों चीज जब हमारे पास होती है तभी हम बोलते हैं कि हमारे पे किसी क्वांटिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। पर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। लाइक फोर्स, फोर्स एक बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं अच्छे तरीके से। अब बच्चों क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो चलो डील करके देखते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है, ये पत्थर मान के चलना बच्चों, इसको स्टोन है ये। इस स्टोन पर दो फोर्स लगे, एक लगा 10 न्यूटन का टूवर्ड्स ईस्ट, एक लगा 10 न्यूटन का टूवर्ड्स वेस्ट। क्या मुझे कोई बता सकता है इस पत्थर पर नेट फोर्स कितना है? कितना नेट फोर्स आएगा बच्चों उस पे? बच्चों अगर आपका जवाब है 20 न्यूटन, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब गलत हो। यहां पर नेट फोर्स बच्चे जीरो है। जीरो क्यों है बच्चों? अगर मेरे पे कोई दो बच्चे फोर्स लगाए, एक बच्चा इधर को खींचे 10 न्यूटन का, एक बच्चा इधर को खींचे 10 न्यूटन से, तो मैं किधर खींचूंगा? कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं। दोनों ही मुझे सेम फोर्स से खींच रहे, तो मैं यहीं का यहीं खड़ा रह जाऊंगा, यानी कि मेरे पे नेट फोर्स जीरो फील होगा मुझे। तो बच्चों यहाँ पर नेट फोर्स कितना है? 0 न्यूटन है। अब ऐसे ही अगर मैं इसी पत्थर पर क्या दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगा दूं, तो दोनों ही ईस्ट की तरफ लगा देता हूं। अब कौन बताएगा मुझे यहाँ पर कितना नेट फोर्स है? तो अब आपको पता चल गया ना थोड़ा सा लॉजिक। अब दोनों के दोनों बच्चे एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं मुझको। एक एक ने 10 न्यूटन का लगाया, दूसरा भी 10 न्यूटन का लगा रहा है, तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितनी होगी बच्चों? 20 न्यूटन। चलिए, तो इजी बात थी। अब क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि इस पत्थर पे कितना फोर्स है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन के दो फोर्स लगाए मैंने एक पत्थर पर, ये है वो पत्थर, ये है वो स्टोन, और ये एंगल इनके बीच का बना दिया मैंने अब की बार 90 डिग्री। बच्चों अगर आप देखोगे यहाँ पर एंगल बना हुआ है 180 डिग्री।
यहाँ पर एंगल बना हुआ है 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ पे बताओ कितना फोर्स होगा, नहीं बता पा रहे ना। अगर एल्जेब्रिक मेथड यहाँ पे लग जाते बच्चों, तो यहाँ पर भी 20 न्यूटन होता, यहाँ पर भी 20 होता, यहाँ पर भी 20 होता, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो मतलब वेक्टर्स को डील करने के लिए एक नई मैथमेटिक्स की जरूरत है, कुछ नया मैथमेटिकल फंडा चाहिए हमको, जिससे हम वेक्टर्स को अच्छे से कैलकुलेट कर सके। तो बच्चों यहीं पर जन्म होता है वेक्टर एल्जेब्रा का। आगे बात समझ में आपको? तो क्यों हमें इसकी नीड पड़ रही है? क्योंकि हम यहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहे अब कितना फोर्स लगा हुआ है। कहीं ना कहीं अब हमारे दिमाग में ये फंडा क्लियर हो चुका है कि वेक्टर्स की डायरेक्शन का उनके रिजल्ट पर फर्क पड़ता है ना। जब दोनों ने डायरेक्शन अपोजिट कर ली तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया, 0। जब दोनों ने डायरेक्शन सेम की तो नेट फोर्स कितना हो गया, 20। अब जब 90 डिग्री पाए तो अब हम नहीं बता पा रहे, पर यह बात हम समझते हैं कि इधर है मैक्सिमम आउटपुट, और ऐसे करते करते आउटपुट कम होता चला जाएगा, और उधर पहुंचते पहुंचते बिल्कुल जब ये दोनों ऐसे पहुंच जाएंगे तो इस पॉइंट पर इनका आउटपुट मिनिमम हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ देखा, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 न्यूटन, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इन दोनों फोर्सेस की, 20 न्यूटन। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर है, जो नेट फोर्स है, यहाँ पर जो हमारा नेट फोर्स आएगा बच्चों, वो कहीं ना कहीं 20 न्यूटन से 0 न्यूटन के बीच में पड़ेगा, पड़ेगा ना बच्चों। अब कैसे बताएं हम एग्जैक्ट वैल्यू? तो एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए हमको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। तो आर यू रेडी फॉर वेक्टर अलजेब्रा? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज। अब बच्चों हम सबसे पहले हमें देखना है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब कैसे शो करें कॉपी के ऊपर डायरेक्शन के साथ। तो बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आ जाता है यहाँ पर। रिप्रेजेंट कैसे करें बच्चों? बच्चों मैंने आपसे बोला कि एक फोर्स है जो कि 20 न्यूटन का है, और वो ईस्ट डायरेक्शन में लगा हुआ है, ऐसे एक फोर्स है। ये जो ऊपर मैंने सिंबल लगाया हुआ है, इस सिंबल का मतलब है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कि इसके पास डायरेक्शन भी है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन को रिमूव कर दूं तो मुझे ये सिंबल भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है मैग्नीट्यूड की। अगर आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट में लगा हुआ है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब रिप्रेजेंट कैसे करें इसको? तो बच्चों हम स्केल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं स्केल को? कॉपी पे बनाना है ना, कॉपी पे तो 20 न्यूटन कैसे खींचोगे लाइन? तो हमने यहाँ पे एक स्केल मानी है कि बच्चों की 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप अपनी मर्जी से स्केल मान सकते हो। ठीक है, अगर मैं 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मानूंगा तो 20 न्यूटन 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मुझे 20 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है, और डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ। तो ऐसे डायरेक्शन बना देंगे ये हेड से। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जो ये लेंथ है इसकी एरो की, ये लेंथ तो बताती है हमको मैग्नीट्यूड। क्या बताती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर का है, हमने स्केल मानी हुई है 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 न्यूटन। तो हमें पता चल गया कि मैग्नीट्यूड है यहाँ पर इसका 20 न्यूटन, और डायरेक्शन बच्चों किधर लगी हुई है, ईस्ट की तरफ। मतलब एक 20 न्यूटन का फोर्स है जो ईस्ट में लगा हुआ है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। समझ में आ गई बात यहाँ तक? आप चाहें तो डिफरेंट स्केल से भी काम कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान लो। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको लाइन खींचनी पड़ेगी जिसकी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर, और ईस्ट की तरफ ये लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? अब आपने नई स्केल मानी है कि भाई 1 सेंटीमीटर मतलब 5 न्यूटन है, तो 4 सेंटीमीटर मतलब 20 न्यूटन होगा बच्चों, इसलिए यही है मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड आया है 20 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर में 5 न्यूटन, तो 4 सेंटीमीटर में 20 न्यूटन। ऐसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बच्चों? ये एरो से डिनोट करते हैं, जिसमें जो एरो की जो लेंथ है, लेंथ तो हमें बताती है मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, और जो ये एरो हेड है,
एरो हेड हमको बताएगा डायरेक्शन के बारे में। समझ में आ गया आपको बच्चों? तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात ठीक है, अब हमें पता एक बार देख लेते हैं कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, ये भी हमारा जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। ठीक है बच्चों, अब हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ वेक्टर की। देखो बच्चों, वेक्टर के कई टाइप होते हैं। पहला पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है बच्चों, इसके और कॉनकरेंट वेक्टर, ठीक है, इसके बाद आता है जीरो वेक्टर, या इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों यूनिट वेक्टर। एक एक करके सबको समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारे वेक्टर के टाइप्स है। पैरेलल वेक्टर का क्या मतलब है बच्चों? दो वेक्टर जब विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ एक ही मतलब दो वेक्टर हैं, उनमें मैग्नीट्यूड सेम होने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं लेंथ बराबर हो इनकी, ठीक है, ये हम नहीं कह रहे, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर जब भी बनेंगे जब उनकी डायरेक्शन सेम हो। समझ में आ रही बात? ये दोनों वेक्टर कैसे वेक्टर हैं? पैरेलल वेक्टर है। इनके बीच में अगर आप एंगल देखोगे, इनके बीच में एंगल बनता है 0 डिग्री। कितना बनता है? 0 डिग्री, दोनों की सेम डायरेक्शन बिल्कुल। अब जब इधर को घूमेगा तभी तो एंगल बढ़ेगा, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है? जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, दो वेक्टर है और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तब उनको बोला जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा बच्चों वो होगा 180 डिग्री। एक इधर को पॉइंट कर रहा है, एक इधर को पॉइंट कर रहा है, कितना एंगल बन गया? 180 डिग्री। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो एंगल बनेगा 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। कोप्लेनर वेक्टर क्या है? जब दो वेक्टर इस तरह से अप्लाई करें कि वो एक ही प्लेन में, ऐसे समझो बच्चों, जब दो वेक्टर कुछ इस तरीके से लगे कि उनका जो एक्शन है वो एक ही प्लेन के अंदर हो, यानी एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हो, तो उनको बोला जाता है कोप्लेनर वेक्टर। जैसे मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। ये देखो बच्चों, ये मेरे पास दो वेक्टर है ना, वेक्टर मान लो, ये इनकी एरो हेड हो गई दोनों की, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये दो वेक्टर बताऊं तो ये दोनों वेक्टर आप देखोगे इस तरह से, दो वेक्टर या ये दो वेक्टर, ये दो वेक्टर देखो बच्चों कौन सा प्लेन में आ रहे हैं, ये जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड के प्लेन में है दोनों। मतलब आप ये समझो ना बच्चों कि जो हमारा तीन प्लेन होते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, अगर मैं दोनों को दो वेक्टर्स को ऐसे लगा दूं यहाँ पर, तो ये कौन से प्लेन में आ गए बच्चों? ये एक्स वाई प्लेन में है। समझ में आ गया क्या? अगर यह वेक्टर यहाँ पर लगे हो, इस तरह से लगे हो, तब ये कौन से प्लेन में है? ये एक्स जेड प्लेन में है। और इधर कहीं लगा दूं बच्चों में तो वो वाई जेड प्लेन में हो जाएंगे। जब दो वेक्टर किसी एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हो तो उनको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले वेक्टर को कोप्लेनर, दोनों का प्लेन सेम होना चाहिए। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब बच्चों ये जरूरी नहीं है कि यही तीन प्लेन हो सकते हैं हमारे पास, ये बात जरूरी नहीं है, ये बात जरूरी नहीं है कि तीन ही प्लेन हो हमारे पास। देखो कैसे, मान लो ये दो वेक्टर है और अभी ये किसी एंगल पर एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो अब ये दोनों भी कोप्लेनर ही। आप कौन से प्लेन बताओगे बच्चों? यहीं पे लिया हो ना एक प्लेन इन्हीं के पास।
अब ये इस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ये वाला जो प्लेन मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ, ये एक प्लेन है पूरा, इनफाइनाइटली प्लेन हो सकता है ये, ठीक है। इस प्लेन में पूरे में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बात यहाँ तक। आप दो वेक्टर्स को किसी भी तरह लगा लो, ठीक है। आप ऐसे करोगे तो ये इनका ये वाला प्लेन हो जाएगा, इस प्लेन में जाएंगे। मैं थोड़ा ऐसे कर दूंगा तो इनका ये प्लेन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हमेशा ही दो वेक्टर किसी न किसी एक प्लेन में लाई जरूर करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं बच्चों हमारे थ्री डायमेंशनल स्पेस में। कितने प्लेन हो सकते हैं? इनफाइनाइट प्लेन। अगर मैं आपकी तरफ को पॉइंट करा देता तो ये एक प्लेन हो जाएगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ऐसे कर दो तो ये वाले प्लेन में आ जाएंगे दोनों। तो दो वेक्टर हमेशा किसी न किसी प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। एनी टू वेक्टर always lie in a same plane। दो वेक्टर आप किसी भी वे में ले लो, हमेशा वो किसी न किसी एक प्लेन में लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है बच्चों। अब कोलिनियर वेक्टर का क्या मतलब होता है, ध्यान से देना बच्चों। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक ही लाइन पर लगे हुए हैं। अगर मैं ये लाइन ले लूं ऐसी, इस पर दो वेक्टर लगा दूं, तो ये भी बच्चों कोलिनियर वेक्टर है। जब दो वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। लाइन ऑफ एक्शन के सेम होते ही, जब भी तो यहां बोला जा रहा है कोलिनियर, एक ही लाइन हो सबकी। क्लियर होगी बात यहां तक? इसके बाद आता है बच्चों कॉन करंट वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका पॉइंट ऑफ एक्शन सेम हो, जो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो, इनको बोलते हैं कॉन करंट वेक्टर। ये देखो बच्चों, ये कैसा टाइप है? ये तो कॉन करंट वेक्टर हो गए, ठीक है। पर यहाँ पर देखोगे ये कॉन करंट भी है, दोनों एक ही पॉइंट पर लगे हुए हैं, और साथ में कोलिनियर भी है। ये वाला जो वेक्टर का पेयर है, ये कॉन करंट और कोलिनियर दोनों है। समझ में आ गई बात? और जो ये वाला वेक्टर का पेयर है, ये सिर्फ कॉन करंट है। समझ में आई बात? और को प्लेनर ये सारे हैं, ये भी एक प्लेन में, ये भी एक प्लेन में, ये भी एक प्लेन में, ये भी एक प्लेन में। ये सभी के सभी जो पेयर यहाँ बनाए हैं मैंने, ये भी को प्लेनर है, ये भी को प्लेनर है। समझ में आई बात? लेकिन ना तो ये को लीनियर है, ना ये कौन करंट है, क्योंकि ना तो एक पॉइंट है इनका कोई, ना इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। समझ में आ गई बात? ये वाला जो वेक्टर है ये को प्लेनर है, एंटी पैरेलल है, लेकिन ये कौन करंट नहीं है क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ एक्शन सेम नहीं है, और ये को लीनियर भी नहीं है क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं है। इस वाले पेयर में आप देखोगे, इस वाले पेयर में ये कौन करंट है क्योंकि इनका लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन सेम है, और ये को प्लेनर भी है, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये देखो मेरे बोर्ड वाले प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों। समझ में आ गई बात यहाँ तक? और जो ये वाला पेयर है हमारा वेक्टर्स का, ये वाला वेक्टर्स का पेयर है, को लीनियर भी है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, कौन करंट भी है, एक ही पॉइंट ऑफ एक्शन है। समझ में आई बात? और को प्लेनर भी है, एक ही प्लेन में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ में आई बात? और साथ ही साथ में एंटी पैरेलल भी है। ये इसमें अंदर सारी खूबियां हैं। ये एंटी पैरेलल भी है, ये वाला बच्चों कॉन्करेंट भी है, ये वाला बच्चों कोप्लेनर भी है, ये वाला कोलिनियर भी है। समझ में आ रही बात यहां तक? इतनी सारी खूबियां इस वाले पेयर के अंदर है। तो समझ में आया आपको? ये जो हमारे वेक्टर्स के टाइप में आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको ये बताया है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्या होता है? जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे उनको एंटी पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? जिनकी डायरेक्शन सेम हो उनको पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? जिनका प्लेन ऑफ एक्शन सेम हो, यानी एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हो, उनको कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। और कोई भी दो वेक्टर हमेशा किसी ना किसी प्लेन में ही होंगे। समझ में आई बात? अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर रखूं तो ये इस वाले प्लेन में। ठीक है। उसके बाद बताया मैंने आपको कौन करंट वेक्टर। कौन करंट क्या होते हैं बच्चे? जो जिनका पॉइंट ऑफ एक्शन सेम हो, एक ही पॉइंट पर लगे हुए हो, उनको बोलते हैं कौन करंट वेक्टर। कोलिनियर क्या होता है? जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। समझ में आ रही बात? अब हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है। बात करते हैं बच्चे जीरो वेक्टर की।
जीरो वेक्टर का मतलब है बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। मैग्नीट्यूड जीरो का मतलब क्या हो गया बच्चों? लेंथ नहीं होगी उसके पास कोई भी, लेंथ जीरो होगी। अब लेंथ जीरो होगी तो बना नहीं पाएंगे, तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि वेक्टर की बात करो, डायरेक्शन क्या होगी? यही मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसकी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर एनी डायरेक्शन, जीरो वेक्टर के पास एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है भाई, वो तो जीरो है। अब आप उधर बता दो, वहां तो कुछ होगा ही नहीं, कोई जीरो है तो आप कोई भी झूठ बोल दो कि इधर को लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, वो तो मैग्नीट्यूड ही उसका जीरो है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में बता दो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। समझ में आ रही बात यहाँ तक बच्चों? तो जो हमारा जीरो वेक्टर होता है इसका मतलब मैग्नीट्यूड जीरो है, लेंथ जीरो है, तो बना नहीं पाएंगे। जब उसके कोई वेक्टर एग्जिस्ट नहीं है वहां पर करता, तो कुछ भी डायरेक्शन बता दो उसकी। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ठीक है। अब हमारा बच्चों मेन टॉपिक, जो हमारे फिजिक्स के लिए वरदान है, यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? अगर आपको ये यूनिट वेक्टर अच्छे से समझ में आ गया तो इसका मतलब आप फिजिक्स, आधी फिजिक्स के न्यूमेरिकली सॉल्व कर जाओगे, इतनी पावरफुल चीज है ये। ठीक है? कैसे बच्चों? यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, मैग्नीट्यूड हो वन। वन का मतलब 1 न्यूटन, 1 मीटर, समझ में आ रही बात यहां तक? इस तरह का वन का मतलब, इसको ही हम यूनिटी बोलते हैं। ठीक है? और वेक्टर का मतलब क्या हो गया इसमें? वेक्टर का मतलब हो गया उसके पास होगी डायरेक्शन। क्या होगी? डायरेक्शन। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है वन, ठीक है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन है। ठीक है? जैसे कि मैं बताऊं आपको कि मैंने एक फोर्स लिया जो कि है 20 न्यूटन का। ठीक है बात यहां तक? और मैंने एक स्केल मान ली कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको करेंगे ऐसे, मैं 20 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा और मैं इधर बता दूंगा डायरेक्शन क्या होगी। अब मान लो डायरेक्शन में यहाँ पे ईस्ट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? ईस्ट। समझ में आई? ईस्ट की तरफ लगा दिया। ठीक है? अब अगर मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाऊंगा? तो यूनिट वेक्टर, इसका ही यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैं इसमें से क्या करूंगा, मैं इसमें से 19 सेंटीमीटर हटा दूंगा। ठीक है? उसके बाद लेंथ कितनी बचेगी? लेंथ बचेगी 1 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन इसके पास रह जाएगी। समझ में आ रही बात यहां तक? अभी नहीं समझे? दोबारा बताता हूं, देखो। यूनिट वेक्टर को बच्चे शो करते हैं कैप से, ये होती है कैप, कैप से शो करते हैं। मान लो इस यूनिट वेक्टर असलियत में बच्चों सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है। क्या होती है? यूनिट वेक्टर के बाद मैग्नीट्यूड का वन है, वन से क्या फर्क पड़ता है? वन की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? -2 से मल्टीप्लाई करो वन की तो -2 आंसर आएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई करो वन की तो 0.5 आंसर आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करो वन की 10 आंसर आएगा। यानी कि वन से मल्टीप्लाई करके किसी भी चीज की मैग्नीट्यूड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब ये जो वेक्टर है हमारा यूनिट वेक्टर, किसी के मैग्नीट्यूड को ये चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना किसी के मैग्नीट्यूड को चेंज, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वन है। ठीक है? लेकिन इसके पास क्या है? डायरेक्शन। ये अपनी डायरेक्शन दे जाता है दूसरों को। ठीक है? या फिर हम मैं कह सकता हूं कि मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए, जो मेरा ये फोर्स है जो मैं बता रहा हूं कि ईस्ट डायरेक्शन में है वन, और ये 20 न्यूटन का है, इसकी डायरेक्शन निकालो। तो मैं इसकी डायरेक्शन को बच्चों यूनिट वेक्टर से शो करूंगा, एफ कैप लगाऊंगा। एफ कैप क्या होगा? ये इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन गया। ये क्या बन गया? ये बन गया अब यूनिट वेक्टर। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या होगा? ये 1 न्यूटन का होगा, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? ईस्ट होगी। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर खींच लेंगे और डायरेक्शन बता देंगे। ये है बच्चों एफ कैप, और ये है बच्चों वेक्टर एफ। दोनों में ये फर्क है। समझ में आ गई बात यहां तक? क्लियर है अच्छे से बात? ठीक है, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब यूनिट वेक्टर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है? अभी मजा नहीं आया होगा आपको, और मजा लेते हैं यूनिट वेक्टर का। अब बच्चों मेरी बात सुनो, वेक्टर कैसे बनता है?
वेक्टर होता है बच्चों मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई में होती है उसकी डायरेक्शन। एक वेक्टर ऐसे बनता है। ये जो डायरेक्शन है ना बच्चों यहाँ पर, इसी डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर कहते हैं। यही डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर। कैसे? अभी मैंने बताया था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और जब 1 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से। लेकिन यूनिट वेक्टर के पास क्या होती है? डायरेक्शन। ये अपनी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड को दे जाएगा और वो एक वेक्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही लावारिस पड़ा हुआ कोई मैग्नीट्यूड था, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं थी, हमें से वेक्टर बनाना था। वेक्टर बना दो तो मैंने यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दी। जैसे ही यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई हुई तो इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा, अपनी पहचान नहीं खोएगा ये। इसका मतलब जो अगर आपने यहाँ पे 20 की वैल्यू ली थी तो मल्टीप्लाई होने के बाद ही वो 20 ही रहेगी, क्योंकि ये तो यूनिट। ठीक है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हो जाएगा एक वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर। बात समझ में आ रही क्या? यानी कि इस फॉर्मूले का हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी वेक्टर कब बना होगा, मान लो ये फोर्स है हमारा, ये हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं एक यूनिट वेक्टर की, मान लो एफ कैप की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बच्चों यहां से प्रोड्यूस हो जाएगा एक वेक्टर। ठीक है। ये है हमारा प्रॉपर वेक्टर, ये है उसका मैग्नीट्यूड, और ये है बच्चों उसकी डायरेक्शन। समझ में आई बात? डायरेक्शन को किससे शो करते हैं? यूनिट वेक्टर से। क्लियर होगी बात यहां तक? इसको और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल से। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसा दूंगा, बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों इस चीज का। अब बच्चों मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ इस चीज के लिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई वेक्टर ए था ये, ठीक है। अब मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए, तो इसी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लो, ए कैप। ठीक है। कोई दूसरा वेक्टर है ये बी, इसी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लो बी कैप। मतलब मैंने इस बी की डायरेक्शन को बी कैप से दिखाया हुआ है, इधर की डायरेक्शन बी कैप बता रहा है, ये वाली डायरेक्शन। ठीक है बात यहां तक? अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर कोई वेक्टर ले लो सी, और इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा सी कैप। इसकी डायरेक्शन बता रहा है, बस 1 ले लिया मैग्नीट्यूड, ये तो कंप्लीट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड को 1 कर दिया, तो ये यूनिट वेक्टर बन गया, सी कैप बन गया। अब रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम इसको? रिप्रेजेंटेशन देखो बच्चों इस चीज की, यहाँ पे अब मान लो मैं वेक्टर ए को लिखना चाहता हूं, तो वेक्टर ए कैसे होगा? वेक्टर ए होगा ए, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, लेंथ कितनी लेंथ है इसकी, इस लेंथ की बात होती है ए से। अगर मैं आपको बताऊं, इस तरह से समझाता हूं, यहाँ देखो, ये जो लेंथ होती है ये है ए, इस लेंथ को बोलते हैं ए, और जो इसकी डायरेक्शन है, इस यहाँ तक यूनिटी ले लो डायरेक्शन, समझ में आई बात? इसको बोलते हैं ए कैप। असली चीज, असली फंडा यही है। अभी नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, मान लो बच्चों ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, यहां से यहां तक, यही 10 सेंटीमीटर तो है ए, और अगर मैं यहां से 1 सेंटीमीटर काट दूं, तो बच्चों जो आगे डायरेक्शन बचेगी, ये डायरेक्शन बचेगी ए कैप। जो किसी वेक्टर के पास जो डायरेक्शन होती है वही होती है ए कैप, यानी कि जो हेड होता है उसका वही होती है डायरेक्शन, वही होता है ए कैप। समझ में आ गई बात? तो किसी वेक्टर कैसे लिखेंगे? ए इंटू ए कैप, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आ गई क्या बात यहां तक? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ए को किसी और तरीके से लिखना चाहता हूं। भाई ए कैप तो डायरेक्शन है, और बी कैप भी डायरेक्शन है, ये दोनों ही यूनिट वेक्टर है नहीं है? जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी, दोनों यूनिट वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। ए भी यही डायरेक्शन लेके बैठा हुआ है और बी भी यही डायरेक्शन लेके बैठा हुआ, तो अब मैं क्या ये कह सकता हूं कि ए कैप और बी कैप बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो इसलिए दोनों वेक्टर सेम होंगे, ये होंगे सेम बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि ए कैप ए इंटू बी कैप, ऐसा बोल सकता हूं।
क्या बताया मैंने यहाँ पे आपको? मैंने अभी बताया कि कोई भी वेक्टर ए है, यहाँ पर आएगा उसका मैग्नीट्यूड और यहाँ पर आएगा उसकी डायरेक्शन। अब क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन ही सेम है, चाहे आप डायरेक्शन ए कैप से दे दो चाहे बी कैप से दे दो, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सेम टू सेम यही तरीका आप यहाँ भी लगा सकते हैं। वेक्टर बी इक्वल टू हो सकता है बी इंटू बी कैप, ये तो पता ही है आपको। और इसी तरीके से हम बी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, बी इंटू ए कैप। समझ में आ गई बात? अब इस तीसरे वाले पे गौर करो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए कैप बी कैप तो डायरेक्शन में भी सेम है और मैग्नीट्यूड में भी सेम है, लेकिन जो सी कैप वेक्टर है हमारा, जो सी कैप यूनिट वेक्टर है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड में तो दोनों के बराबर है, क्योंकि ये भी वन, ये भी वन का, ये भी वन का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब ए कैप तो ये डायरेक्शन बता रहा है, ए कैप सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, बी भी यही डायरेक्शन बता रहा है, सी कैप कह रहा है कि इधर वाली डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को बराबर कैसे करूं? कैसे करूं कि मैं ए कैप को और सी कैप को बराबर कैसे लिखूं? तो या तो मैं इसको घुमा के इधर करूंगा तब बराबर होंगे, या फिर इसको घुमा कर इधर ले आऊंगा तब बराबर होंगे। समझ में आ गई बात? तो मैं कैसे कहूंगा इनको कि भाई ए कैप जो है वो बराबर तो है बी कैप के, बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन वो बराबर होगा माइनस सी कैप के भी। अब ये क्या फंडा है, देखो ए कैप इधर है बी कैप इधर है, ये दोनों बराबर हो गए, सी कैप इस तरफ था, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं इसको घुमाकर इधर ले आया, यानी कि मैंने सी कैप की डायरेक्शन अपोजिट कर दी, पलट दी। और जब मैंने सी कैप की डायरेक्शन को पलटी, डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए निगेटिव साइन का यूज करते हैं। समझ में आई बात? निगेटिव साइन ये कह रहा है यहाँ पर, जो डायरेक्शन सी कैप के पास ओरिजिनल डायरेक्शन थी, अब वो डायरेक्शन उसके अपोजिट हो चुकी है, और ये डायरेक्शन किसकी है, ए कैप की, तो अब तीनों है बराबर हो गए आपस में। समझ में आ गई बात? अब मैं यहाँ पर ये चीज चेंज भी कर सकता हूँ, मैं ए कैप को ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू माइनस ए इंटू सी कैप। देखो क्या दिक्कत है, अब ए कैप की जगह पे मैं माइनस सी कैप लगा सकता हूँ। सी कैप डायरेक्शन तो देनी थी, माइनस क्यों लगा कि भाई इसके अपोजिट जाना है आपको, इसलिए माइनस लगाया है। सेम टू सेम मैं बी कैप को भी ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस बी इंटू सी कैप। समझ में आ रही बात आपको? तो यूनिट वेक्टर ऐसे काम करते हैं। हम यूनिट वेक्टर की मदद से, यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर में से उसकी डायरेक्शन को बाहर निकाल लो, किसी भी वेक्टर से उसकी डायरेक्शन को बाहर निकाल लेना ही यूनिट वेक्टर है। समझ में आई बात? हमने जो किसी किसी भी वेक्टर जो डायरेक्शन बाहर निकाली, वो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है। समझ में आई बात? अब वो डायरेक्शन हम अब दूसरे वेक्टर्स को देते फिरेंगे, कभी इसको दे देंगे कि भाई हाँ तू इधर को लग रहा है, ठीक है ये वाली डायरेक्शन रख भाई, तू इधर को लग रहा है, ले इसकी अपोजिट डायरेक्शन रख भाई, इस तरह से काम करेंगे हम। समझ में आ रही बात यहाँ तक? यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देगा आपको बस, और मल्ट क्योंकि सबकी जो वैल्यू है वो वन है, ए कैप भी वन है, बी कैप की भी मैग्नीट्यूड वन है, और सी कैप के मैग्नीट्यूड वन है, तो ए तो चेंज नहीं होगा। अब देखो जैसे मैंने आज सी कैप की मल्टीप्लाई करी, इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड तो वन है, ठीक है, तो एक से साथ मल्टीप्लाई होने पर ए पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो नहीं, वन से मल्टीप्लाई होगी ए की, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब डायरेक्शन बताई जा रही है, डायरेक्शन क्या बताई जा रही है, माइनस सी कैप, मतलब डायरेक्शन क्या होगी ये की, माइनस सी कैप, ये वाली डायरेक्शन होगी। ये भी हमें पता चल गया, जो हमारा वेक्टर ए है वो सी कैप के उल्टी डायरेक्शन में लगा हुआ है। ये सारी कहानी इस तरह से चल रही है। क्लियर होगी बात यहां तक अच्छे से? ठीक है। अब बच्चों आपने वेक्टर के टाइप सीख लिए अच्छे से, अब हमें सीखना है बच्चों कि वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। वेक्टर एडिशन आप क्या सीखने आए थे, वेक्टर अलजेब्रा सीखने आए थे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, और सबसे पहले हमें सीखना है एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को जोड़ेंगे कैसे, ठीक है, अभी बताते हैं बच्चों आपको। बच्चों लेट करो कि आपके पास दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, ठीक है, और उन इन दोनों के जो बीच का एंगल है, भाई किसी एंगल पे तो लगे ही होंगे एक दूसरे से, इनके बीच का एंगल है उसको लेट कर लो थीटा।
समझ में आ रही बात यहाँ तक? अब कुछ लेंथ इसके पास भी होगी, कुछ लेंथ इसके पास भी होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड होगा इनके पास में और वो एक दूसरे थीटा एंगल पर लगे हुए हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा, ये है हमारा वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी और ये होगा इनके बीच का एंगल थीटा। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब हमें इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। अब कैसे जोड़े बच्चों वेक्टर को इनको? तो बच्चों ध्यान रखना, दो वेक्टर तभी जुड़ सकते हैं जब वो या तो दोनों के दोनों टेल से ज्वाइन हो, टेल टू टेल ज्वाइन हो। समझ में आ गई बात? या फिर वो हेड टू हेड ज्वाइन हो। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, बीच का एंगल हो गया यहाँ पे थीटा। बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? हम इनको ऐसे भी बोल सकते थे। अब ये करते कैसे हैं बच्चों वेक्टर एडिशन? तो बच्चों इसके लिए बहुत ही सुंदर लॉ है एडिशन करने के लिए, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ बहुत ही सुंदर लॉ, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए। कैसे? आप क्या करो, इन दो वेक्टर को ऐसे अरेंज करो कि हम एक ट्रायंगल बना सके यहाँ। ठीक है, बनाएं जरा। देखो, ना तो मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना मैंने डायरेक्शन चेंज की। जो लेंथ इसकी है यहाँ पर, वही लेंथ मैंने यहाँ पर ली है, और जो डायरेक्शन इस वाले की है ए वेक्टर की, वही डायरेक्शन मैंने इसकी ली है इधर। ठीक है, जो लेंथ यहाँ पे बी की है, वही लेंथ मैंने आप बी की यहाँ पर ली है, और जो डायरेक्शन इसकी है, वही डायरेक्शन मैंने आप बी को दी है। समझ में आ गई क्या बात? अब देखो बच्चों जरा, यहाँ पे एक रास्ता खुल गया। हम इन पॉइंट को नाम देते हैं पी, क्यू और आर। अब मुझे तो आर पे जाना है। कहां पे जाना है? आर पे। अब मेरे पास जाने के कितने तरीके हैं? सबसे पहले तो मैं पी से क्यू जाऊंगा, पी से क्यू चले गए, ओके। फिर उसके बाद मैं क्यू से जाऊंगा आर पे, उसके बाद मतलब उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, क्यू से जाऊंगा मैं आर। ठीक है, तब मैं कहां पहुंच जाऊंगा? आर पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि ये रास्ता दो आदमियों से होकर निकल रहा है। या फिर मेरे पे एक शॉर्टकट है, मैं डायरेक्ट चला जाऊं। तो ये शॉर्टकट क्या हो गया? पी से आर, आप डायरेक्ट चले जाओ, बात तो सेम होगी। यानी कि पहले आप पी से क्यू गए, फिर क्यू से जब आर पहुंचोगे, यानी ये रास्ता लंबा हो गया। या फिर आप डायरेक्ट भी आ सकते हो। अब क्या बात इसमें कहने का मतलब क्या है? ये दोनों ही रास्ते आपको आर पे पहुंचा रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही जो रास्ते हैं ये हमको आर पे पहुंचा रहे हैं। और इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं आपको, मतलब बच्चों जो काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं, ये ए और ये बी, वो काम ये अकेला कर जा रहा है ओ से आर। आप डायरेक्ट चले जाओ। और इस तीसरी साइड को बच्चों इनका रिजल्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिजल्टेंट। समझ में? वैल्यू रखो जरा। ये इसकी वैल्यू हो गई बच्चों वेक्टर ए, इसकी वैल्यू हो गई वेक्टर बी, और पी आर की वैल्यू हमने मान लिया अभी आर, रिजल्टेंट। समझ में आई बात? आर तो उधर भी माना हुआ है, कोई बात नहीं, चलो इसको अभी आर ही रखो। ठीक है, दो वेक्टर को जोड़ के, जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना बच्चों। तो यही है उनका रिजल्ट। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ने मिलकर कुछ काम किया, मिलकर कुछ काम किया, वो काम ये अकेला कर सकता है। मतलब जो आर है ये इन दोनों के एडिशन का रिजल्ट है, इनका रिजल्टेंट है। समझ में आ गई बात यहां तक? इनका ये रिजल्टेंट है। इतनी बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखो। ठीक है, और इसी को बोलते हैं वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है वेक्टर एडिशन। क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो अब आप समझ में आ गया कि दो वेक्टर को जोड़ के कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। अब उस रिजल्ट निकालें कैसे? हमें पता है वेक्टर्स को डील करने से पहले हमें उनकी डायरेक्शन को भी समझना पड़ता है, और डायरेक्शन के साथ ही काम काम लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे यही तरीका आजमाया और ये लॉ आपको बताया, ट्रायंगल लॉ। बच्चों, दो वेक्टर्स के एडिशन
एडिशन भी कर सकता है और सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, दोनों काम हम ट्रायंगल लॉ से कर सकते हैं। ठीक है बात यहाँ तक। मैंने देखो ना तो डायरेक्शन से छेड़छाड़ करी किसी वेक्टर के, जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन ली, जो मैग्नीट्यूड था वही मैग्नीट्यूड रखा, और क्या करा, अरेंजमेंट ऐसी बना दी कि यहाँ से एक बहुत अच्छा ट्रायंगल हमको मिला। ठीक है, और ट्रायंगल बनते ही जो तीसरी साइड थी बच्चों यहाँ पर इसकी, वही काम कर गई किसका, रिजल्टेंट का। क्या समझ सकते हो, जो काम ए और बी मिलके कर रहे वो काम आर अकेला कर सकता है। आपको तो वहां पे जाना है इस पॉइंट पर, चाहे ऐसे मिलके चले जाओ चाहे अकेले चले जाओ, तो यहीं पर बात आएगी, और यही जो आर होगा यही वो इन दोनों का रिजल्ट होगा, एडिशन रिजल्ट। समझ में आई बात। अब हमारा मेन मोटिव है कि इस आर को फाइंड कैसे करें, इसकी वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, तो उसके भी लिए भी एक तरीका दिया गया है बच्चों, पैरेललोग्राम। ध्यान दो बच्चों जरा, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि दो वेक्टर थे हमारे पास, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल था थीटा, और मुझे इनका एडिशन करना था। एडिशन करने के लिए ध्यान होना चाहिए कि दोनों के दोनों टेल से टेल जुड़े हो या हेड से हेड जुड़े हो, तभी एडिशन हो। तभी सब्ट्रैक्शन में जब आपको करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं। ठीक है, दो वेक्टर का एडिशन के लिए दोनों दोनों वेक्टर टेल से जुड़े हो या हेड से जुड़े, अभी हमने टेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों का हेड देखो उस तरफ है, पीछे की तरफ टेल आ रही है, यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है बात यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाओ पहले। देखो देखो जरा, ट्रायंगल नहीं सॉरी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लो पढ़ रहे हैं ना हम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना दूं, अब देखो ये पैरेललोग्राम बन गया, जो लेंथ ये वाली साइड की वही लेंथ ये वाली साइड, यानी मैग्नीट्यूड सेम हो गए। लेंथ तो मैग्नीट्यूड होती है वेक्टर की, और जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, तो जो डायरेक्शन इसकी वही डायरेक्शन इसको दे दो। तो मतलब बच्चों अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी तो वेक्टर ए ही बन गया हमारा। ठीक है, अब इन दोनों साइड्स पे आओ, ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ बिल्कुल सेम है। ठीक है, और डायरेक्शन भी देखो जो इसको दी है वही डायरेक्शन आप इसको दे दो, तो ये बी है तो इसको भी हम बी बोल सकते हैं। बिल्कुल, ना मैंने देखो मैग्नीट्यूड से छेड़छाड़ करी, ना ही मैंने डायरेक्शन, तो दोनों ही सेम चीज है, तो ये बी है तो ये भी बी है। समझ में आ गई क्या बात। अब देखो आपको कुछ कुछ याद आया बच्चों, ये भी हमने पढ़ा था, ओ पी और क्यू बोल दो उसको। ठीक है, आपको जाना है क्यू पे, तो ओ से पहले पी जाओ, पी से क्यू पे जाओ, या फिर आप डायरेक्ट चले जाओ। यही क्या था हमारा यहाँ पे, रिजल्टेंट था। समझ में आ गई बात। अब देखो पैरेललोग्राम बनाने की मेन पर्पस क्या है, पैरेललोग्राम बनाने से ट्रायंगल उसके अंदर ही बन गया ना। यही तो हमने पढ़ा था कि यहां से यहां जाओ, ओ से पी जाओ या पी से क्यू जाओ, ओ से पी जाओ और फिर पी से क्यू जाओ, या फिर आप डायरेक्ट चले जाओ ओ से क्यू। जो काम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं वो ये अकेला कर सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर ए प्लस ये हो गया हमारा वेक्टर बी इक्वल टू ये हो गया हमारा वेक्टर आर। मतलब अब दो वेक्टर को ऐड करके उनका रिजल्ट आ गया आर, और ये रिजल्टेंट जो है आर, यानी कि रिजल्ट निकालना हमको। आपको ऐड करने के बाद क्या आंसर आएगा यही तो चाहिए हमको, कि भाई दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो ये आर बताएगा वो क्या आंसर, आर ही है इनका आंसर, अब हमें आर चाहिए। अब क्योंकि आर यहाँ पर खुद एक वेक्टर है, और हमें अगर वैल्यू चाहिए तो हमें इसकी लेंथ चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, लेंथ। यानी कि अगर मैं ओ से क्यू की ये लेंथ फाइंड कर लूं किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। परपेंडिकुलर आपको पता है किसी भी चीज पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बात समझ में, ये कंस्ट्रक्शन किया हमने ग्रीन कलर से यहाँ पर। ठीक है, फायदा क्या हुआ इस कंस्ट्रक्शन को करने का बच्चों, फायदा देखो कितना बढ़िया हुआ है। अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या। अब आप देखोगे ट्रायंगल ओ, इसको नाम दे दो कोई, एम दे दो उसको नाम। ठीक है, ट्रायंगल ओ क्यू और एम,
is a right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमको फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है ये वाली, क्योंकि यही तो है रिजल्ट। समझ में आ गई बात? अगर मैं इस ट्राइंगल में किसी भी तरीके से इस हाइपोटेनियस को फाइंड कर लूं तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है बात? इस सारा पर्पस इस चीज के लिए किया गया है। अब हमें पता है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब हाइपोटेनियस क्या है इसमें, इसमें हाइपोटेनियस है ओ क्यू, तो ओ क्यू स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, देखो बच्चों ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल मान लो आप कुछ, ये एंगल मान लो आप अल्फा मान लो, ठीक है। एंगल के सामने क्या हो गया बच्चों, जो थीटा एंगल है ना बच्चों, वो इस ट्रायंगल का एंगल नहीं है। थीटा एंगल तो इस दोनों साइड के बीच का एंगल है, हम तो इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो वहां पर ये वाला हमने एंगल माना है अल्फा। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया क्यू एम, तो क्यू एम का स्क्वायर। बेस बच्चों ये रहा बेस हमारा ओ एम, ये पूरा बेस क्योंकि पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ये तो ओ एम, ओ एम हो गया हमारा बेस। समझ में आ गई बात? अब ध्यान दो बच्चों जरा, जो हमारा अननोन चीज है इसमें बहुत सारी चीजें, देखो ओ क्यू तो हमें पता है कि भाई आर है, यही हमें निकालना है, ठीक है। क्यू एम हमें नहीं पता, अभी तो कंस्ट्रक्शन किया, कैसे पता चलेगा, हमको नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, अननोन चीज है। इसके बाद ओ एम, ओ एम भी हमारे लिए अननोन है, क्योंकि देखो हमें तो ओ से पी तक की वैल्यू पता है, बस इतनी वैल्यू पता है कि ए के बराबर है। पर ये जो एक्स्ट्रा आपने लाइन खींची, ये तो नहीं पता कि कितने इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ये लाइन जो ओ से एम है ये हमारे लिए अननोन है, तो इसको ब्रेक कर लो। ओ एम को कैसे लिख सकते हैं, ओ एम को हम लिख सकते हैं ओपी प्लस पी एम, लिख सकते हैं, अगर लिख दो यहाँ पर ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस ओ एम को लिख पी एम, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओ एम की जगह पर हमने इसको तोड़ दिया, ओ एम को तोड़ दिया दो पार्ट में, ओ पी और पी एम। क्यों तोड़ा, क्योंकि ओ से पी तक तो हमें पता है ए है, पर पी एम क्यों, हमने जो एक्स्ट्रा खींचे उसके बारे में हमें नहीं पता था, तो हमने उसको अलग कर दिया। अब हमको क्या करना है, जो ये दोनों ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट आप नोट करिए। अब आगे देखिए बच्चों जरा, अब हमें इस दोनों जो हमारी अननोन साइड है इनकी वैल्यू निकालनी, तो आप देखोगे यहाँ पर एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल भी बना हुआ है, और ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्स इसको काट के जा रही है, दोनों लाइन ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स इसको काट के जा रही है, देखो ये ट्रांसवर्स जा रही है। तो ये एंगल अगर बच्चों थीटा है, तो ये एंगल भी जो थीटा वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू एम। क्यों लिया हमने ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि इसी ट्रायंगल के अंदर क्यू पी एम के अंदर ये दोनों अननोन साइड है हमारे पास, इस ट्रायंगल को यही बना लो। ये एंगल हो गया थीटा, ये हमारे पास हो गया पॉइंट पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया एम। अब हमें यही तो चाहिए पी एम यहाँ रखने के लिए, और ये चाहिए क्यू एम यहाँ पर रखने के लिए। और हमें इसका हाइपोटेनस पता है, ये एंगल तो 90 है, हाइपोटेनस पता है, हाइपोटेनस किसके बराबर है बच्चों, यहाँ पे बी के बराबर है, लेंथ इसकी लेंथ बी है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब हमें पता है कि वो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस हमें पता है, तो साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितनी है हमारी क्यू एम, हाइपोटेनियस कितनी है बी। अब लेंथ लेनी है, सिर्फ लेंथ, वेक्टर नहीं लगाएंगे अब इसके ऊपर, क्योंकि अब लेंथ निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या निकाल रहे हैं, लेंथ ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है बात यहाँ तक। तो यहाँ पर क्यू एम की वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हमें बेस चाहिए, बेस किस में आता है बच्चों, cos थीटा में, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस कितना है मेरा पीएम, हाइपोटेनियस कितनी है मेरी बी है, तो यहाँ पर पीएम की वैल्यू आ जाएगी बी cos थीटा।
अब देखो जो भी दोनों अननोन चीज थी उन दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि बच्चों एंगल आपको थीटा तो गिवन ही रहेगा और बी भी आपको ए और बी तो वो गिवन देगा ही हमको। तो बी हमें पता है, थीटा भी हमें पता है, तो हम दोनों की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है, सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, उससे पहले बच्चों हमें क्या करना है, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, देखो इसे खोल ले। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। एज इट इज लिख दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यू ओ क्यू की लंबाई r के बराबर है तो आर स्क्वायर। देखो बच्चों कहां लिखा हुआ है क्यू एम की वैल्यू हमने फाइंड करी थी बी साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे बी साइन थीटा और इसका हो रहा है यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका ओपी की वैल्यू देखो कितनी है बच्चों, ए स्क्वायर। पीएम वो वैल्यू निकाल ली हमने, देखो पीएम की बी कॉस थीटा और स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दो। फिर यहाँ पे प्लस 2 आ गया, साथ में क्या है ओपी की वैल्यू कितनी है ए। उसके बाद देखो पीएम की वैल्यू कितनी है बी कॉस थीटा, यहाँ रख देंगे बी कॉस थीटा। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब हमारे पास ये एक रिलेशन बन गई। ठीक है, इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व करना है हमको बस, और हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं मैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास रिलेशन क्या बनी है, आर स्क्वायर इक्वल टू, एक बार देख लेते हैं दोबारा। आर स्क्वायर इक्वल टू बी साइन थीटा होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, अपने स्मार्ट बोर्ड का फीचर यूज करते हैं। अब देखो ये रिलेशन आ गई था, इसे फर्दर सोल्व करना है बच्चों को। अब आर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये स्क्वायर हो रहा है तो अलग अलग कर दो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस। अब आप देखोगे हम इन दोनों टर्म्स में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों टर्म्स में बी स्क्वायर है, कॉमन है, तो कॉमन ले लो। आर स्क्वायर इक्वल टू, पहले तो ए वाले को एज इट इज लिख दो, फिर इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लो। इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, इधर से क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर जो फर्दर बच गया उसको लिख देंगे 2ab कॉस थीटा। अब आपको देखो ये आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 से मल्टीप्लाई होगी बी स्क्वायर की, तो बी स्क्वायर ही आंसर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आ गई बात बच्चों यहाँ तक? देखो ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन मतलब जो आपने बाद में जो रूल लिखा था ना कि आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, सॉरी, जो हमने फर्दर इक्वेशन ड्राइव करी थी ना वेक्टर सम की, उसके बारे में बात करेंगे। अब हमें पता था कि भाई हम दोनों वेक्टर का एडिशन करना था और एडिशन करके जो रिजल्ट था वो चाहिए था हमको, पर हमारे पास समस्या क्या थी, ये वेक्टर सम है। क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर सम। और वेक्टर सम में हमें डायरेक्शन का भी ध्यान देना पड़ता है, मतलब इन दोनों के बीच में एक एंगल है। ठीक है, उस एंगल के साथ हमको यह रिजल्ट निकालना था, तो इसको फर्दर हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करके, इसी को तो सॉल्व किया हमने, सॉल्व करके हमने इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर दिया, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos।
इस वेक्टर एडिशन में जो ये नया वेक्टर बना है ना आर, जो रिजल्टेंट बना है ये, इसका मैग्नीट्यूड यहां से निकल सकता है। क्लियर होगी बात यहां तक? ये आ गया इस आर का मैग्नीट्यूड। अभी डायरेक्शन नहीं मिली हमको उसकी कि किधर लगा हुआ है, कितना एंगल पे, वो अभी निकालेंगे उसके बाद में। पहले ये डायरेक्शन मिल गई हमको, सॉरी मैग्नीट्यूड मिल गया हमको। अब हम इसकी लंबाई बता सकते हैं भाई, जो आर जहां पे खींचा था आपने, जो ट्रायंगल लो आपने बनाया था, इस ट्रायंगल लो में ये ए था, ये बी था, तो हमें तो रिजल्ट चाहिए था। तो ये रिजल्ट जो ये है ना लेंथ, ये वाली जो लेंथ थी इनके रिजल्ट वाली, ये लेंथ, ये यहां से यहां तक की लेंथ, ये लेंथ यहाँ पे निकाली गई है, यहाँ पे आर। समझ में आ गई बात यहां तक? क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है वेक्टर सम में, यानी कि जो हमारे पास आर आया था उस आर की भी लेंथ निकाली गई है। अभी हमें उसकी डायरेक्शन और निकालनी है, क्योंकि वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। तो फर्दर फिर हम क्या करेंगे, करना सीखेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले को आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है बात बच्चों? तो ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना अपना।